हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी में फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आ चुके हैं पीवाईक्यूज, वो हम करने वाले हैं। लगभग 30 क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये है, अ मेटल बॉल विद द मोमेंटम mb strikes a ball and bounces back, the change in the ball's momentum is ideally। एक mb संवेग वाला धातु का गोला दीवार पर टकराता है और वापस उछलता है। आदर्शता उस गोले के संवेग mb में बदलाव होगा। देखिए, सबसे पहले इसका संवेग क्या था? mb था। ठीक है, दीवार से टकराने के बाद ये वापस जाएगा। ठीक है, वापस जाएगा अल्टरनेट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो क्या होगा कि जो संवेग होगा वो माइनस में हो जाएगा mb, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो गई। क्योंकि संवेग यहाँ पर वेक्टर है, तो जब डायरेक्शन चेंज होगी तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। pf बराबर क्या है? माइनस v mb। अब यहाँ पर जो चेंज होगा डेल्टा p, वो होगा pf माइनस pi। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस mb माइनस mb, ये हो गया माइनस का 2mb। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट है, माइनस 2mb। यहाँ पर देखते हैं न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय। देखिए, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, जैसे कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, ईंट पर नाच। तो इलेक्ट्रॉन की किसने की? थॉमसन ने। ठीक है, और प्रोटॉन की किसने की? रदरफोर्ड ने। ठीक है, नहीं, रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। ओके, 4 बल दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, ग्रेविटेशनल, गुरुत्वीय, स्थिर वैद्युत, चुंबकीय और घर्षण। यहाँ पूछा गया है कि कौन इनमें असंरक्षीय है। ठीक है, कौन सा नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो देखिए, गुरुत्वीय बल एक केंद्रीय बल है, स्थिर वैद्युत ये भी केंद्रीय बल है, तो ये दोनों क्या है? संरक्षीय बल हैं। जबकि चुंबकीय और घर्षण ये होंगे असंरक्षीय। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। संरक्षीय और असंरक्षीय क्या होते हैं? देखिए, ऐसे बल जिनके प्रभाव में जो कार्य होता है वो कार्य पाथ पर, मार्ग पर डिपेंड नहीं करता है, मार्ग की लंबाई पर डिपेंड नहीं करता है, तो वो होते हैं संरक्षीय। ठीक है, और अगर मार्ग की लंबाई पर, पाथ की लंबाई पर अगर डिपेंड करता है वर्क डन, तो वहाँ पर असंरक्षीय होगा। ओके, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए, एक वस्तु जिसका विस्थापन समय सेकंड में दिया हुआ है निम्नलिखित समीकरण के अनुसार बदलता है, कितने समय पश्चात ब्राह्म में आ जाएगी? ठीक है, तो ब्राह्म में आने के लिए देखिए क्या करेंगे। यहाँ पर y इज इक्वल टू दिया है माइनस का 2/3 टी स्क्वायर प्लस 16t प्लस 2। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे? हमें निकालना है, देखिए, वेग। तो इसका हम अवकलन करेंगे। ठीक है, dy/dt। ओके, ये आ जाएगा v, वेग आ जाएगा। इसका समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4/3t, और ये हो जाएगा 16। ठीक है, t का 1 आ जाएगा। इसको हम रख देंगे 0 के बराबर, क्योंकि यहाँ पर वेग 0 हो जाएगा। हमें वो समय ज्ञात करना है जब वेग 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम t निकाल देंगे। t निकालेंगे तो क्या आएगा? देखिए, 4/3, 16 को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, तो t आ जाएगा। देखिए, 4 तियाँ 12, तो 12 सेकेंड आ गया यहाँ पर। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, 12 सेकेंड। यहाँ पर दिया है, देखिए, अभिक्रिया वाले यौगिकों के लिए एक पुष्टिकारी परीक्षण है। तो पुष्टिकारी परीक्षण कौन सा होगा? अब आयोडोफॉर्म रिएक्शन दी हुई है, तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन से किसकी हम एक तरीके से कह सकते हैं टेस्ट करते हैं। तो किसका टेस्ट करते हैं? ये होता है एसीटोन। ठीक है, तो जितने भी कीटोन हैं और जिसमें एक एल्किल समूह होगा, ठीक है, तो COCH3, उनका हम यहाँ पर परीक्षण करते हैं, इससे टेस्ट करते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन से। ओके, यहाँ पर देखिए, यदि द्रव्यमान लंबाई एवं समय के बजाय f, वेग v तथा काल t को मूल विमा माना जाए
तो रैखिक संवेग की विमा क्या होगी। ओके, रैखिक संवेग की हमें विमा निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए एफ लिखेंगे हम। एफ क्या है, एफ का हम देखो विमा लिखते हैं mL_t-2। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो m है, m तो हमें लेना ही नहीं है, यहाँ पर हमें f, b और t में निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम m का मान निकाल सकते हैं। m का मान अगर निकालेंगे तो L_t-2 ये इधर जाएगा, इधर लिखेंगे हम f, और नीचे हम अगर लिख लें L_t-1 मल्टीप्लाई t-1। अब देखिए f और नीचे L_t-1 होता है, देखिए v, तो ये हो जाएगा Bt-1, ये हो गया m। ठीक है, अब हमें संवेग निकालना है। तो संवेग क्या होता है, संवेग होता है mb। m के प्लेस पर हम ये लगा देंगे, तो f v_t-1 और v यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो v से b देखिए कैंसिल हो रहा है, और t-1 नीचे ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा f×t। ओके, f×t। तो संवेग की जो विमा होगी वो f×t होगी, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, ft। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनदर नेम ऑफ बॉन्डलेस रेजोनेंस इज, बंधहीन अनुनाद का दूसरा नाम है। बंधहीन अनुनाद का दूसरा नाम क्या है, ये दूसरा नाम है अति संयुग्मन हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, इसको हम बंधहीन अनुनाद कहते हैं, CO में होता है। अब यहाँ पर हमें चेक करना है कौन सा बॉन्ड होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमें कुछ नंबर से याद करने पड़ेंगे। जैसे हमने बताया था यहाँ पर कि अगर 14 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल अगर 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। 13 है तो 2.5 होगा, 12 है तो 2 होगा, 11 है तो 1.5 होगा, और 10 है तो ये होगा। ऐसे ही ऊपर बढ़ेंगे 14 से तो 15, फिर आधा कम हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, फिर 16 करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे 17, ठीक है, 1.5, और 18 जब होगा तो 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए CO, तो CO में कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, 8 6 कितना हो गया 14, तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। ओके, IF7 में I का संकरण है, IF7 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम Z निकालते हैं। Z कैसे निकालेंगे, Z जो केंद्रीय परमाणु है, जो सेंट्रल एटम है, उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और नीचे 1/2 से मल्टीप्लाई। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, इसमें 7। ठीक है, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इसमें सब में 7 होते हैं। यहाँ पर देखिए मोनोवैलेंट जितने एटम लगे हुए हैं उनको लिखेंगे, कितने हैं, 7 है। अगर प्लस चार्ज है तो माइनस करते हैं, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पर कुछ नहीं लगाया जाएगा। तो ये 7 कितना हो गया 14, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 7। ठीक है, अब ये जो 7 है, ये 7 देखो, ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, ये दोनों के लिए होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे मोनोवैलेंट कितने हैं, 7 है। अगर हम 7 इसमें से माइनस करेंगे, 7 - 7, तो ये यहाँ से हमारा आ जाएगा लोन पेयर। तो लोन पेयर कितना है, 0। जब 0 लोन पेयर है तो हमारा कितना बनेगा यहाँ पर संकरण, sp3 कितना हो गया, d3। ठीक है, नहीं 7 के लिए sp3 d3। तो ऑप्शन यहाँ पर हम चेक करेंगे, sp3 d3, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। GIC लेक्चरर 2017 में आया हुआ है। यहाँ पर देखिए बॉन्ड एंगल डज द वेक्टर मेक द एक्सिस ऑफ z। तो एंगल हमें चेक करना है कि z एक्सिस के साथ में ये कितना बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो वेक्टर दिया है इसको हमने ले लिया a, कि a वेक्टर गिवन है I + √2j + 3k। ओके, तो जो b वेक्टर होगा वो क्या होगा, देखिए z अक्ष में, z अक्ष के साथ में इस तरीके से हम लिखते हैं x/y
और ये जेड। एक्स एक्सिस की तरफ लेते हैं हम आई कैप, बाई एक्सिस की तरफ जे कैप और जेड एक्सिस की तरफ के कैप। तो जो बी होगा वो के कैप होगा। अब एंगल हम कैसे फाइंड करते हैं? कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। ओके, तो ए डॉट बी फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? के की के से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 1 आएगा, के डॉट के 1 होता है तो 3 आएगा ऊपर, और नीचे ए का मैग्नीट्यूड, ए का परिमाण क्या होगा? ए का हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9 हो गया। ठीक है, बी का यहाँ पर मैग्नीट्यूड 1 ही आएगा तो ऊपर 3 हो गया और नीचे 9 और 3 12 हो गया। 9 और 3 कितना हो गया? 12। ऊपर 3 है और नीचे 12 का जब हम फाइंड करेंगे तो यह आएगा 2 अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 इसको हम लिख सकते हैं, देखिए अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, और नीचे लिखा है अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया अंडर रूट 3/2। कॉस में थीटा की वैल्यू ये होती है 30। ठीक है, तो कॉस 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका बिल्कुल सही है। जीआईसी प्रवक्ता 2021 में आया हुआ है। यहाँ पर देखिए, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ स्ट्रेंथ ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। यहाँ पर हमें चेक करना है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, अम्लों की प्रबलता हमें चेक करना है। तो अम्लों की प्रबलता जो होती है कैसे हम चेक करेंगे? देखिए ऑक्सीजन तो सेम है सब में, लेकिन यहाँ पर Vr, I और Cl ये दिए हुए हैं, तो हम देख सकते हैं कि आकार अगर बड़ा होगा तो अम्लीय प्रबलता या प्रबलता जो है ज़्यादा होगी। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ते हैं तो आकार क्या होता है? आकार बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि Cl FCl Br I होता है। F तो इसमें है नहीं, FCl Br I। तो नीचे की तरफ परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो यहाँ पर अम्लीयता भी बढ़ेगी। ठीक है, तो लास्ट में देखिए HClO, HBrO और HIO। ठीक है, तो लास्ट में ऑप्शन डी इसमें, एक मिनट, HI, HBr और HCl। देखिए HCl, HBr और HI, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, नहीं, परमाणु त्रिज्या बढ़ने की वजह से सबसे ज़्यादा जो होगा HIO, ये ज़्यादा अम्लीय प्रबलता होगी इसकी। किसी तत्व की द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता सदैव होती है। द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता देखिए सदैव क्या होती है? ये होती है देखिए धनात्मक। देखिए पहली इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देखिए किसी एटम के एटमॉस सेल में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को डालते हैं तो उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो पहला इलेक्ट्रॉन जब डालते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है, तो वो एनर्जी माइनस में आएगी। ठीक है, एनर्जी वो माइनस में आती है। और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो एनर्जी हमें देनी पड़ती है, तो वो प्लस में आएगी एनर्जी। ओके, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे धनात्मक, ऑप्शन बी। पोस्ट ऑफिस बॉक्स में प्रतिरोध किसके बने होते हैं? पोस्ट ऑफिस बॉक्स में प्रतिरोध बने होते हैं मैग्नीन के, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन। ठीक है, तो कॉन्स्टेंटन यहाँ ऑप्शन नहीं है, मैग्नीन है, तो मैग्नीन सही होगा। ओके, आयनिक सॉलिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। तो जो आयनिक ठोस होते हैं वो जल में विलय होते हैं, और विलय क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं? विलय में कब विलय होंगे? जब हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होगी। ओके, लैटिस एनर्जी से जब ज़्यादा होगी तो आयनिक ठोस जल में विलय होगा, और अगर लैटिस एनर्जी से ये कम है तो
ठोस जल में विलय नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता सिद्धांत है उसको हम लिखते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, h अपॉन 4 लास्ट में दिया हुआ है और बाकी में गलत दिया हुआ है। ठीक है, h अपॉन 2 दिया है, h अपॉन पाई दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, h अपॉन 4 होता है। यहाँ पर देखिए क्रांतिक कोण अधिकतम है जब प्रकाश में यात्रा करती है। क्रांतिक कोण कब ज़्यादा होगा? क्रांतिक कोण तब ज़्यादा होगा जब ये कांच से पानी में जाएगा। ठीक है, प्रकाश जब कांच से पानी में जाएगा तब यहाँ पर क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होगा। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं साइन सी। ठीक है, ये क्रिटिकल एंगल साइन सी इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी। ओके, तो म्यू आर अपॉन म्यू डी का मान अगर ज़्यादा होगा तो क्रांतिक कोण का मान ज़्यादा होगा, और ये कांच से पानी में जब प्रकाश चलेगा तभी ये ज़्यादा होगा। ओके, यहाँ पर देखिए एक आदर्श कृष्णिका की अवशोषण शक्ति है। फॉर अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी द एब्जॉर्प्टिव पावर इज। आदर्श कृष्णिका के लिए जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, आदर्श कृष्णिका के लिए अवशोषण शक्ति 1 होती है। ओके, और यहाँ पर कह सकते हैं ट्रांसफ़र पावर 0 होती है। ठीक है, नहीं, ट्रांसफ़र पावर 0 होती है, और एब्जॉर्प्शन और एमिटिंग पावर जो होती है, एमिटिंग पावर भी 0 होती है आदर्श कृष्णिका के लिए। तो ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। किस ताप पर फ़ारेनहाइट एवं केल्विन तापक्रमों पर एक समान संख्यात्मक मान होगा? फ़ारेनहाइट और केल्विन के लिए चेक करेंगे। देखिए इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऊपर लिखेंगे हम सेल्सियस और नीचे लिखेंगे 100। ठीक है, C-0, और केल्विन के F के लिए लिखते हैं F-32, और नीचे लिखेंगे कितना 180। ऊपर K वाले में लिखेंगे K-273। ठीक है, और इसमें लिखेंगे नीचे 373। ओके, अब यहाँ से हमें किस में रिलेशन बताना है? F और K में, फ़ारेनहाइट और केल्विन में। तो इस वाले को हम एक साइड कर लेंगे। ओके, तो ये हो गया F-32। डिग्री सेल्सियस का मान निकालना है। ठीक है, नहीं, तो डिग्री सेल्सियस का मान, ओके, अगर हम F-32 और 180 लिखा है। ठीक है, और इधर लिखा है K-273। ये हम एक तरफ कर लेंगे। अगर हम F का मान भी यहाँ पर K पुट कर देते हैं, या K का मान भी F पुट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, तब देखेंगे क्या होगा। नीचे 373। ठीक है, 373 की अगर गुणा इधर कर दें तो क्या होगा? या इसको डिवाइड कर लेते हैं, डेसिमल में आएगा मान। ओके, इसकी गुणा कर लेते हैं 373 की F में, तो 373 F-32 की गुणा होगी 373 में। F ये होगा 180, और 180 की गुणा होगी 273 में। ओके, 180 इधर लेकर आएंगे तो 373 में से माइनस हो जाएगा 180। इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 180, 273। ओके, प्लस होगा इधर 32, 373। ओके, अब इसमें से जब माइनस करेंगे 180 तो कितना आएगा?
ये आएगा देखिए 3, 37 में से 18 माइनस करेंगे तो ये बनेगा 19, 193 F बराबर, इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद में इसका जो मान आएगा वो ये आएगा डी ऑप्शन। ओके, इसका मान निकाल देंगे, ठीक है, गुणा करके। क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं, द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ ए गैस फॉर आइसोथर्मल चेंज। आइसोथर्मल चेंज में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहता है तो हम लिख सकते हैं जैसे PB इज इक्वल टू nRT। तो जब ये पार्ट बिल्कुल कांस्टेंट हो गया तो PB इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए PB कांस्टेंट होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अब यहाँ पर बताना है हमें आकार का बढ़ता क्रम। आकार का बढ़ता क्रम देखिए, जितना प्लस में चार्ज होगा उतना ही आकार छोटा होगा और जितना माइनस में चार्ज होगा उतना ही आकार बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं कि S डबल नेगेटिव का ज़्यादा होगा SCl नेगेटिव से, उसके बाद K पॉजिटिव, उसके बाद Ca डबल पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं S डबल नेगेटिव, उसके बाद Cl नेगेटिव, फिर K पॉजिटिव, फिर ये ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण g है तो m द्रव्यमान की एक वस्तु को पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या re के बराबर ऊंचाई तक उठाने में उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो इसके लिए देखिए क्या होता है, इसके लिए हम फाइंड करते हैं स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा P बराबर होता है mgh बटे 1 प्लस h/re। ओके, इसमें वैल्यू रख देंगे mgh, h कितना re के बराबर, तो यहाँ पर हम re रख सकते हैं और 1 प्लस re/re। ठीक है, ये इससे कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, देखिए 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 1/2 mgre। ऑप्शन देखिए कौन सा होगा, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा, 1/2 mgre। प्रबलतम अम्ल है, प्रबलतम अम्ल इनमें देखिए कौन सा होगा, प्रबलतम अम्ल होगा फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, तो फॉर्मिक अम्ल को हम लिखेंगे HCOOH, सबसे ज़्यादा प्रबल होगा। उसके बाद में एसिटिक अम्ल CH3COOH। ठीक है, बाकी बाद में आएंगे सब। तो सबसे ज़्यादा प्रबलता जो होगी HCOOH की होगी, उसके बाद में एसिटिक अम्ल की, उसके बाद में प्रोपेनिक अम्ल, फिर स्टीयरिक अम्ल। ओके, इस तरीके से आगे ऑर्डर बनेगा। ओके, CH3 समूह जितने बढ़ेंगे उतनी प्रबलता कम होती चली जाएगी, इसी वजह से HCOOH प्रबलतम अम्ल है। 3p इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षीय कोणीय संवेग है। देखिए, कक्षीय कोणीय संवेग के लिए क्या लिखते हैं, ये होता है √L × L + 1 × h/2 पाई। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं P के लिए L का मान क्या होगा, P के लिए L का मान होगा 1 पुट कर देंगे तो 1 × 1 + 1 × h/2 पाई, ये हो जाएगा √2 h/2 पाई। तो √2 h/2 पाई देखिए कौन सा होगा, जो h इस तरीके से लिखा हुआ है इसी को हम h/2 पाई कहते हैं। ठीक है, नहीं तो √2 h/2 पाई ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को पहचाना जा सकता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को पहचानने के लिए हमें चारों क्वांटम संख्याओं की ज़रूरत होती है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, चारों क्वांटम संख्याओं द्वारा। एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर के साथ मिलाया जाता है। देखिए, एसीटोन को जब हम ब्लीचिंग पाउडर से मिलाते हैं, ठीक है, CH3COCH3 ब्लीचिंग पाउडर के साथ CaOCl2 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो CHCl3 बनता है। ओके, क्लोरोफॉर्म बनता है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। किसी सरल लोलक की कुल ऊर्जा E है। जब सरल लोलक का विस्थापन कुल आयाम का 1/3 है, विस्थापन आयाम का 1/3, तब लोलक की गतिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करते हैं, K बराबर 1/2 mv² होता है, 1/2 m। V की जगह पर हम क्या लिखेंगे, B की जगह पर हम लिखेंगे
बी की जगह पर लिखेंगे, देखिए बी का मान होता है अंडर रूट ओमेगा ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो इसकी जगह पर हम ये लगा देंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा और ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसको 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। ओके, अब बाई का मान दिया है a/2, तो इसको हम a/3 दिया है, तो a/3 रखेंगे तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, a/3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, देखिए एलसीएम लेंगे तो 8/9 गुणा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8/9। जो कुल ऊर्जा होती है वो होती है E बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो K बराबर जो आ गया 8/9 E आ गया। तो 8/9 E ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। एक कार 10 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय क्षैतिज पथ पर 10 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से चल रही है। कार की छत से 1 मीटर लंबाई की एक हल्की दृढ़ छड़ के द्वारा एक साहुल सूत्र लटकाया गया है। पथ से छड़ द्वारा बना कोण होगा। देखिए, जब वृत्तीय पथ पर कार गति करेगी तो छत से लटका हुआ साहुल सूत्र कुछ इस तरीके से उसकी कंडीशन होगी, कुछ इस कंडीशन होगी, ये वाली, ठीक है। नीचे की तरफ उसका वेट mg, ठीक है। जो डोरी है, जो रस्सी है, उसमें तनाव T होगा। ओके, अगर ये वर्टिकल से थीटा एंगल बनाता है तो ये हो जाएगा T cos थीटा, और ये वाला कितना होगा, ये होगा T sin थीटा। ओके ओके, अब ये जो T sin थीटा है, ये T sin थीटा किसको बैलेंस करेगा, अभिकेंद्रीय बल को, mv²/r। ओके, T cos थीटा इसके वेट को बैलेंस करेगा, T cos थीटा mg। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा tan थीटा = v²/rg। अब हमें tan थीटा मान निकालना है, तो v कितना है, v है 10, तो 10 100 हो जाएगा। ये r कितना है, ये भी 10 है, ठीक है। g कितना है, g हम यहाँ पर 10 लगा लेते हैं, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1। थीटा की वैल्यू 45 होती है, tan 45 का मान होता है 1, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित यौगिकों में अम्लीयता का क्रम है। अम्लीयता का क्रम देखिए क्या होगा। यहाँ पर जो NO2 ग्रुप लगा हुआ है, NO2 ग्रुप के लगने से फिनॉल की अम्लीयता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो चौथा पार्ट है उसकी सबसे ज़्यादा होगी। ओके, उसके बाद तीसरे की होगी, उसके बाद पहले की होगी, उसके बाद दूसरे की होगी। पहले की ज़्यादा क्यों होगी दूसरे से? वो इसलिए, फिनॉल जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है, पहली जो पोजीशन है, इसमें कोई भी इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप CH3 लगा हुआ है दूसरी पोजीशन पर, तो यहाँ पर अम्लीयता कम हो जाएगी। ओके, अम्लीयता यहाँ पर कम हो जाएगी। ये यहाँ पर विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इस वजह से अम्लीयता बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन थे हमारे 30 कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नई वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।